नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन खासतौर से बात करेंगे शुगर की और कॉटन सीड ऑयल की। और अगर शुगर की सबसे पहले बात करें तो 1 नवंबर से गन्ने की जो क्रशिंग है यानी पेराई है वो शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक देश में गन्ना के दूसरे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में सुस्ती से पेराई का काम चल रहा है और इसका असर चीनी का उत्पादन भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य में पिछले सीजन के मुकाबले अभी तक मात्र 50% चीनी का ही उत्पादन हुआ है। क्या है पेराई में देरी के कारण? जानेंगे चीनी के गिरते उत्पादन का कारण और साथ ही चर्चा करेंगे शादी के सीजन में चीनी की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस के बारे में। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एग्री एक्सपर्ट सिराज हुसैन, मोतीलाल ओसल कमोडिटीज के सीनियर वीपी हेड कमोडिटीज एंड करेंसी रिसर्च नवनीत दमानी और साथ ही प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात करेंगे शुगर की और जो कुछ एक रिपोर्ट सामने आ रही है उनके मायने समझने की कोशिश करते हैं। सिराज जी हमारे साथ मौजूद है। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये बड़े राज्य हैं। अगर चीनी के उत्पादन या शुगर के इंडस्ट्री की डोमिनेंस की अगर हम बात करें, कुछ एक रिपोर्ट सामने आई है कि महाराष्ट्र में अभी तक सिर्फ 69 मिले हैं जहां पर क्रशिंग शुरू हुई है और 50% तक का ही शुगर प्रोड्यूस हुआ है अगर पिछले साल सेम पीरियड के मुकाबले तुलना करें। ऑलरेडी हमने देखा था कि पिछले साल के मुकाबले इस बार क्रशिंग सीजन कुछ दिन देरी से भी शुरू हुआ है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक सिर्फ लगभग 88 लाख टन शुगर केन ही क्रश हुआ है, जिससे 66 लाख कुंटल शुगर का उत्पादन ही हो पाया है। वहीं पिछले साल इस समय 124 लाख कुंटल शुगर का उत्पादन हो चुका था। तो ये नंबर्स तो थोड़े से चिंताजनक दिख रहे हैं। हम कई स्टेट्स में स्पेशली महाराष्ट्र रीजन में, पुणे रीजन में कुछ एजिटेशन भी देख रहे हैं फार्मर्स की तरफ से शुगर केन प्राइसेस को लेकर। क्या कारण आप देखते हैं इसके पीछे और कैसे देख रहे हैं फिलहाल के हालात? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस साल शुगर केन के प्रोडक्शन में कोई समस्या नहीं है और पिछले साल के बराबर या हो सकता है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा शुगर प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में हो। जो ज्यादा समस्या वाली स्टेट्स हैं जहां पर सूखे की वजह से, कम बारिश की वजह से, इरेटिक मानसून की वजह से शुगर का उत्पादन कम होगा, वो है कर्नाटका और महाराष्ट्र। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पूरे देश में पिछले साल तकरीबन 33 मिलियन टन शुगर का उत्पादन हुआ था। इथेनॉल के डाइवर्जन को अगर हम अलग कर दें 4 मिलियन टन, तो इस साल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि करीब 29 मिलियन टन शुगर का उत्पादन होगा। और देश में जो खपत है, जो शुगर की कंजम्पशन है, वो करीब 28 मिलियन टन के आसपास है। तो हम फिर भी इस कम उत्पादन के बावजूद हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को मीट कर लेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि कर्नाटक में काफी ज्यादा असर पड़ा है। पिछले साल 6 मिलियन टन शुगर का उत्पादन हुआ था और इस साल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 3.5 मिलियन टन शुगर का ही उत्पादन होगा। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों प्रभावित हैं इरेटिक मानसून की वजह से। अच्छा सिराज जी, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि हमने दोनों ही रीजन्स में, फिर चाहे वो कर्नाटका हो या महाराष्ट्र हो, 30% शुगर केन कल्टीवेशन जो एक्रेज होता है उसमें डिक्लाइन हमने देखा था। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी तो रही है रेनफॉल डेफिशिएंसी की वजह से, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर यहाँ से फर्दर डिले और होता है क्रशिंग में तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब शुगर केन में मैच्योर स्टेज पे होता है तो उतना शुगर केन से एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। अगर इस तरीके के कुछ हालात बनते हैं तो कोई चिंता दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि प्राइसेस आपने भी देखे हैं, ग्लोबल मार्केट हो, किस तरीके का रिएक्शन रहा है? देखिए, शुगर केन के क्रशिंग में देरी की वजह यह है कि इस साल दिवाली 20 दिन देर से आई है। तो दिवाली के वक्त से अमूमन क्रशिंग शुरू होती है, तो कोई चिंता की बात नहीं। जितना शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ है कर्नाटक और महाराष्ट्र में, उतना तो मिलें जरूर क्रश कर लेंगी। ऐसा नहीं है कि शुगर केन बगैर क्रशिंग के खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कर्नाटक में जनवरी में ही बंद हो जाएंगी मिलें, क्योंकि शुगर केन की उपलब्धता इतनी कम होगी कि मिलें पूरे सीजन शायद चल ही ना सके। अच्छा, डोमेस्टिक डिमांड कैसी देख रहे हैं? क्योंकि शादियों के सीजन की बात करें तो यहाँ पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा शादियां होंगी, तो फेस्टिव डिमांड के बाद अब वेडिंग डिमांड तो यहाँ पर रहेगी ही। लेकिन आपने कहा कि उतनी स्थिति चिंताजनक नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड को हम मीट कर लेंगे। क्या आपको लगता है फिर जो एक्सपोर्ट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगी? प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में फिर कैसे रह सकते हैं?
देखिए, इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह शील्डेड है। हमारी शुगर की सप्लाई चेन में हर चीज कंट्रोल्ड है। इस पे मैंने श्वेता सैनी के साथ एक बहुत डिटेल्ड पेपर भी लिखा है, वो पेपर हमारा पब्लिश हुआ है। हर चीज कंट्रोल्ड है, तो इसलिए ग्लोबल प्राइसेस हालांकि बहुत हाई है, 14 साल में सबसे ज्यादा प्राइसेस हैं, लेकिन हमारी शुगर मिलों को सरकार इस साल इजाजत नहीं देगी कि वो शुगर एक्सपोर्ट कर सकें। देखिए, पिछले साल 6 मिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ, उससे पिछले साल 11 मिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ, और इस साल वो जीरो रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक मार्केट में कुछ बहुत प्राइसेस में उछाल गवर्नमेंट आने देगी, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं प्राइसेस पर डिफरेंट कमोडिटीज में। तो कुछ शादियों के सीजन में आपके सवाल का जवाब यह है कि खूब मिठाई खाएं लोग, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी डोमेस्टिक मार्केट में। क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन सिराज जी आपसे, मिलर्स की डिमांड तो है सरकार से कि एक्सपोर्ट अलाउ कर दें, बट लगता नहीं है शायद कि सरकार को इस तरीके का मन बनाएगी। क्या लगता है आपको? नहीं, हमें नहीं लगता है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट अलाउ करेगी। देखिए, हो ये रहा है कि नीति आयोग ने 2018 में जो रिपोर्ट इथेनॉल के लिए बनाई थी, उसमें ये कहा गया था कि 55% इथेनॉल की डिमांड शुगर से मीट होगी, शुगर केन से मीट होगी, और 45% राइस से होगी। ये भी, इस पर भी हमने एक पेपर लिखा है बहुत डिटेल में श्वेता के साथ, और हमने ये कहा था कि राइस की अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल गवर्नमेंट को इस पॉलिसी को प्रमोट करना ही नहीं चाहिए कि राइस से हम इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन जो शुगर केन से इथेनॉल बनने के लिए 55% का एक एस्टिमेट था, मुझे लगता है कि उसको भी पूरा करना मुश्किल होगा, और बहुत अट्रैक्टिव प्राइस इथेनॉल के लिए देंगे, तब हो सकता है कि 4 मिलियन टन शुगर का प्रोडक्शन कम हो और इथेनॉल में जा सके। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका सिराज जी अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। तो फिलहाल चिंताजनक स्थिति नहीं है, क्रशिंग तो होगी, थोड़ी डिलेड चल रही है, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी या प्राइसेस अंडर कंट्रोल ही रहेंगे, स्पेशली प्राइसेस यहाँ पर और बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑल्दो वर्ल्ड वाइड हमने ड्यू टू वेरियस रीजंस प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे हैं। मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद है, क्विकली एक व्यू उनका ले लेते हैं शुगर प्राइसेस पर, वो कैसे देखते हैं यहाँ से भाव। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन ईयर भी है आगे, तो प्राइसेस गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी बढ़े, और ना ही गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम उठाएगी कि वो प्राइसेस को सपोर्ट करे फर्दर तेजी में। लगता है स्टेबली रहेंगे यहाँ से शुगर के प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल। जहां तक हम अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे कीमतों में एक स्टेबिलिटी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है महंगाई को लेकर के काफी सतर्क है, और आगे लोकसभा के इलेक्शन भी रहेंगे। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की पैनी नजर रहेगी इसके ऊपर। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में एक बढ़त देखने को मिल रही है, ग्लोबल वेदर के जो डिस्टर्बेंसेस है उसके चलते, तो वहां पे बढ़त जो है वो जारी रह सकती है। अभी जो आइस जो वायदा है वो 27 सेंट के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 30 सेंट तक एक बार जा सकता है, तो वहां पे बढ़त जो है वो जारी रह सकती है। लेकिन भारतीय बाजारों में कीमतें कंट्रोल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट की जो पाबंदी है उसके ऊपर गवर्नमेंट की नजर है, और डोमेस्टिक जो क्रशिंग है वो कंजम्पशन के लिहाज से सफिशिएंट रहेगी, जैसा कि सिराज जी भी बता रहे थे। तो वर्तमान में यहाँ पे घरेलू कीमतों को लेकर के कोई चिंता जैसी स्थिति नजर नहीं आती है। ओके, चलिए, तो प्राइसेस को लेकर कुछ चिंता घरेलू बाजार में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक कमोडिटी जहां पर एक्शन तेजी का बनता हुआ देखा है हमने, वो है कॉटन सीड ऑयल केक। एनसीडीएक्स पर कॉटन सीड ऑयल केक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, 10 महीने की ऊंचाई पर आज कीमतें पहुंच चुकी हैं। क्या है तेजी के कारण, भाव में यहाँ और कितनी तेजी आ सकती है, और फिर सपोर्ट कहां से मिल रहा है प्राइसेस को, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कॉटन सीड ऑयल केक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो फाइनली वो टाइम आया है जब हम कॉटन सीड ऑयल केक में एक तेजी बनते हुए देख रहे हैं। पिछले साल भी प्राइसेस इन रेंज रहे थे, लेकिन इस बार एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है। पहले तो जानना चाहेंगे कि इस तेजी के पीछे के कारण क्या है, क्या डिमांड ज्यादा आई है या कुछ और भी फैक्टर्स है जिसने सपोर्ट किया इस तेजी को? दीपावली नमस्कार। जैसे तो आप ये देख रहे हैं कि ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में 2200 से चला था, आज वो हाई पे होते हुए 3034 तक पहुंच चुका है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के बढ़ने का एक मेन कारण है कि दिसंबर में डिलीवरियां लगती है, और अभी तक डिलीवरियां लगी नहीं है, चाहे कोला सेंटर्स हो या कड़ी सेंटर हो, दोनों सेंटरों पे डिलीवरियां नहीं लगी है। तो जो सेटलर है वो इस दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा रहा है, जब तक कि डिलीवरियां डिमेट बढ़े नहीं इसमें।
और अभी तक डीमेट लगा नहीं है, ना कि कड़ी में लगा है ना अकोला लगा है। तो जब तक ऐसे भाव नहीं आते हैं कि हाजर वाले इसमें डीमेट करना है, जब तक ये भाव बढ़ते रहेंगे। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है, पर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंटेड चल रहा है अभी। अच्छा, तो कितने डिस्काउंट पर है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अभी? जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 65 से 70 रुपए डिस्काउंटेड पे चल रहा है। ओके, तो यानी यहाँ से भाव थोड़े और बढ़ सकते हैं। जनवरी के प्राइसेस देख के लग रहा है कि शायद थोड़ी सी नरमी आएगी। अगर अभी की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि फिलहाल भाव बढ़ सकता है, और कितना ऊपर जा सकता है यहाँ से? दीपाली जी, अभी जैसे देखें तो अपन ने जो आवक हो रही है लगभग इस वीक में 1,40,000 से 1,50,000 के बीच पर डे आवक हो रही है। ये आवक कंटिन्यू चल रही है। तो ये आवक में कंजम्पशन जो अपन सामने आवक के सामने कंजम्पशन देखते हैं तो लगभग 1,00,000 बैरल्स पर डे का रहता है। तो 40 से 45,000 बैरल्स का जो आवक है वो सरप्लस है। वो या तो स्टॉक में जाए, तो अभी स्टॉक की मनोवृत्ति अभी हाल फिलहाल नहीं है लोगों की। इस साल लोगों का ध्यान तेजी का जरूर है, क्रॉप कमजोर है, उत्पादन कम है। लॉन्ग टर्म में ध्यान सबका तेजी का है, क्योंकि जो भी आंकड़े आ रहे हैं सब स्टेट से आ रहे हैं, वो क्रॉप कमजोर बता रहे हैं। लास्ट ईयर से काफी कमजोर है क्रॉप इस साल। पर इस साल ये भी है कि लास्ट ईयर जो किसानों ने अपना कपास रोक रखा था, इस साल कंटिन्यू आदमी किसान जो है कंटिन्यू माल ला रहा है, वो रोकेगा नहीं किसान। चाहे वो 6800 है या 7,000 हो या 7200 हो, हर भाव में माल कपास वो ला रहा है किसान। तो आवक कंटिन्यू बनी रहेगी अभी, इसलिए ज्यादा तेजी की अभी हाल फिलहाल तो ये बताइए भाव में संभावना कम है। अच्छा, हाल फिलहाल में तेजी की संभावना कम है, लेकिन ब्रॉडर आउटलुक आपको तेजी का ही नजर आ रहा है। फिर नियर टर्म में आप कहां देख रहे हैं, किस रेंज में रह सकते हैं फिलहाल भाव? ये जो रेंज अभी जैसे एनसीडीएक्स की 3,034 की रेंज है, ये नियर अबाउट आप 3,070-75 तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीवरी पीरियड आ चुका है इसका। 1 से 10 तक आदमी को डिलीवरी दिसंबर में डिलीवरी देना पड़ती है, तो इस कारण से ये भाव है। बाकी इससे ज्यादा 3,070-75 से ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें डीमेट चालू हो जाएगा, इन भाव में डीमेट लगने लग जाएगा। तो कंटिन्यू आवक बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया संजय जी, अपने व्यूज। जी जी जी, आवक बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस अब यहाँ से बहुत तेज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। शुक्रिया सर आपका अपने व्यूज देने के लिए। मनोज जी का अगेन कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी, आपने सुना पूरा कॉन्वर्सेशन। तेजी तो बनी है, लेकिन जनवरी के फ्यूचर्स डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे हैं। नियर टर्म में बहुत तेजी यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी जो तेजी है वो हम देख चुके हैं। आपकी राय क्या है, क्या रेंज आप देख रहे हैं नियर टर्म में, और क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे कॉटन सीड ऑयल के एक बार? अभी शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है वो कंटिन्यू होगा। दीपाली जी, हम लगातार बात करते हुए आए हैं और 3,020 तक के लक्ष्य सुझाए थे और वो आज लगभग हासिल भी होते हुए नजर आए हैं। तो अभी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है, सीजनल डिमांड भी बेहतर है, और अभी जो दिसंबर का डिलीवरी है उसमें 10 से 15 दिन का समय भी है। तो हमारा मानना है कि जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के चलना चाहिए। 2,980 के स्तर मिले तो फिर यहाँ पे फ्रेश बाय जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं 2,920 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि यहाँ पे डिलीवरी पीरियड स्टार्ट होने के पहले एक बार कीमतें 3,120 से 3,140 तक के जो स्तर है वो दिसंबर वायदा टेस्ट कर सकता है। तो डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। डिप्स में बाय करने की सलाह है। तेजी फिलहाल इंटैक्ट रहेगी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मनोज जी। फिलहाल 3,010 का लेवल है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर लेंगे ट्रेड्स। नवनीत दमानी बने हुए हैं, मनोज जी के भी पिक्स पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। नवनीत दमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश सोमानी तो है ही, अब ले लेते हैं इनके ट्रेड्स। नवनीत बताइए आपकी पहले तो टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। वेल दीपाली जी, हमने लास्ट 2-3 दिनों में क्रूड में काफी उठापटक का माहौल देखा है और मुझे लगता है कि 6450 के ऊपर क्रूड को टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो 6400 के आसपास सेल करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। 6470 का आप स्टॉप लगाएं एंड 6280 6250 तक के टारगेट आप नीचे भी देख सकते हैं।
लास्ट 3-4 दिनों में हमने जिंक में जो है इन्वेंट्री में काफी बढ़त आते हुए देखी, जिसके चलते 2-3 बार सेल ऑफ देखने मिला है। मुझे लगता है सेल ऑफ काफी अट्रैक्टिव बन गया है निचले लेवल्स पे वापस जिंक एक्यूमुलेट करने के लिए। 224 के आसपास आप जिंक एक्यूमुलेट कीजिए, 222 का आप स्टॉप लगाइए एंड 228 232 तक के टारगेट अगले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है। ओके मनोज जी, आपकी टॉपिक्स क्या हैं? पहली पिक तो हमारी कॉटन सीड ऑयल केक में ही रहेगी दीपाली जी। यहाँ पे दिसंबर वायदा में 2980 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 2920 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 3140 का रहेगा। वहीं दूसरी पिक यहाँ पे सन ऑयल दिसंबर वायदा में रहेगी। ऊपरी लेवल्स पे हम यहाँ लगातार जो है ये कमोडिटी में रेजिस्टेंस आते हुए देख रहे हैं। तो 906 के आसपास यहाँ पे बिकवाली करें दिसंबर वायदा में। 912 का स्टॉप लॉस लगाए। लक्ष्य यहाँ पे 895 का रहेगा। ओके तो क्रूड सनफ्लावर ऑयल और कॉटन सीड ऑयल के 2 पर ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की और इस पर एक राय ले लेते हैं। यहाँ पर आप नियर टर्म रेंज क्या देख रहे हैं नवनीत, और क्या स्ट्रैटेजी है गोल्ड पर? एक नॉन स्टॉप तेजी का रूप देखा है गोल्ड और सिल्वर दोनों की प्राइसेस में, और मुझे लगता है कि $2000 के आसपास फिर से कॉमेक्स पे गोल्ड आ गया है। अगले 2 सेशन कुछ खास उठापटक का माहौल नहीं रहेगा, बिकॉज कॉमेक्स में थैंक्सगिविंग हॉलीडे, आज के सत्र में तो छुट्टी और कल भी हाफ ट्रेडिंग सेशन है, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्शन आपको देखने मिलेगा। बट नेवरदलेस जब तक मोमेंटम स्ट्रांग है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। आप 60,800 60,900 के आसपास बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। 60,650 का आप स्टॉप लगाए एंड 61,300 400 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ सिल्वर में बेस मेटल के साथ साथ एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है और 73,000 के आसपास ओवर कर रहा है लास्ट कुछ दिनों में। अब मुझे लगता है कि 72,600 72,800 के रेंज में आप सिल्वर बाय कर सकते हैं। 72,200 का स्टॉप लगाइए, 73,500 के ऊपर के टारगेट आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, ये रह रही है आपके लिए सिल्वर पर। अब बात कर लेते हैं एक बार नेचुरल गैस की भी, जहां पर 254 के आसपास फिलहाल प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं, 0.5% ऊपर है। लेकिन इस कमोडिटी में भी क्रूड की तरह हम काफी हलचल देख रहे हैं ऊपर नीचे की तरफ, ऑल्दो एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मनोज जी, क्या व्यू है नेचुरल गैस पर मौजूदा भाव से? नेचुरल गैस यहाँ पे निचले स्तरों पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया दीपाली जी, और कल जो यूएस की इन्वेंट्री आई थी वहां से फिर कीमतों में एक सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है निचले स्तरों पर। तो नेचुरल गैस में मौजूदा स्तर पर भी जो है बाइंग की सलाह रहेगी। 236 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। हमारा मानना है कि 252 तक जो है अगले 1 से 2 सेशन में या फिर कीमतें आ सकती है, तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। अच्छा, ये बेस मेटल से कोई ट्रेड लेंगे क्या मनोज जी? बेस मेटल्स में यहाँ पे एल्यूमिनियम एक निचले स्तरों पर फिर एक बार जो है अपने सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है, तो यहाँ भी मौजूदा स्तर 203 पे यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 201.50 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य 206 तक का यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी है एल्यूमिनियम पर, खरीदारी की सलाह है 203 के लेवल्स पर। बेस मेटल्स में हमने स्ट्रेंथ होल्ड होते हुए देखी भी है। चलिए, शुक्रिया नवनीत और मनोज जी आने के लिए शो में, अपने व्यू स्ट्रैटेजीज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। नमस्कार।